नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है प्राणायाम संबंधी अत्यंत आवश्यक बातें भाग 2। उत्तम प्राणायाम में कुंभक 50 सेकंड, मध्यम में 33 और कनिष्ठ में 16 सेकंड होना चाहिए। पूरक से दोगुना समय रेचक में और रेचक से दोगुना समय कुंभक को होना चाहिए। उत्तम प्राणायाम में प्रवेश करने पर ब्रह्म प्राणायाम के अभ्यास से कुंभक का समय बढ़ने व रेचक का समय कुछ घटने लगता है। 5 मिनट से अधिक हो जाने पर 2 बार पूरक किया जा सकता है। उत्तम प्राणायाम में प्रवेश करने पर ब्रह्म प्राणायाम के अभ्यास से कुंभक का समय शीघ्र बढ़ने लगता है। वह रेचक का समय कुछ कम हो जाता है, क्योंकि फुफ्फुस का कुछ वायु प्राण तत्व में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ रहा होगा कि क्या कहना जा रहे हैं। देखिए कितना महत्व की बात यहाँ पर प्राणायाम के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनिए, चाहो तो पॉज करके समझिए, सुनिए और आगे बढ़िए। क्योंकि फुफ्फुस का कुछ वायु प्राण तत्व में रूपांतरित हो जाता है। कुंभक का अभ्यास 5 मिनट हो जाने पर 2 बार पूरक द्वारा करने के बाद रेचक करना चाहिए। प्राणायाम में पूरक जो वायु ग्रहण किया जाता है वह शरीर के अन्य भागों में ना जाकर फुफ्फुस में जाता है और दूषित वायु को अमाशय में उत्पन्न होती है, वह डकार द्वारा तथा आंतों में उत्पन्न होने वाली गुदा द्वारा निकल जाती है। जो 5 प्रकार के वायु शास्त्रकारों ने बतलाए हैं वह सब प्राण तत्व है। देखिए प्राण तत्व, जैसे मैंने आपको पहले ही इसका एक अलग सा वीडियो डाला है, प्राण तत्व, उप प्राण तत्व, 5 टोटल 10 तत्व कैसे है वो बताया है। प्राण तत्व और वायु में अंतर है। प्राण तत्व वायु का रूपांतरण है। इस प्राण तत्व का दूसरा भेद अपान तत्व प्राण तत्व के साथ मिलकर सुषुप्ना द्वारा मस्तिष्क में चढ़ता है। जब वहाँ पूर्व मार्ग से चढ़ता है तब नेत्र से भ्रूस्थान में प्रकाश मालूम होने लगता है। तो देखिए क्या जो संभावनाएं है, क्या जो अभ्यास करते समय जो महसूस होता है वो यहाँ पर बताया गया है। नीले, लाल, सफ़ेद, पीले आदि तरह तरह के रंग दिखाई पड़ते हैं। कब? जब वहाँ प्राण तत्व हवा से रूपांतरित होकर सुषुप्ना में प्रवेश करता है। इस रीति से प्राणों की उदरगति करने की क्रिया को ही कुंडलिनी जागृति कहते हैं। यही अवस्था आगे बढ़ने पर उन्मनी अवस्था और समाधि कहलाती है। उत्तम प्राणायाम में प्रवेश होने के बाद प्राण तत्व सुषुप्ना द्वारा मस्तिष्क में चढ़ने लगता है। आरंभ में वहाँ पिपीलिका चिंटी के समान धीरे धीरे सूक्ष्म परिणाम में ऊपर चढ़ता है। उपरांत तीनों ग्रंथि भाग के आधे नाड़ी के शेष भाग की शुद्धि होने पर मेंढक की गति से क्रुद्ध कर ऊपर चढ़ने लगता है और ब्रह्म प्राणायाम द्वारा कुंभक बनने से ग्रंथियों के भेद वहाँ विग्रह खुल जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है। देखिए और आगे कुछ इस तरह से है। प्राण तत्व सहस्त्रदल कमश में प्रवेश करता है। जब प्राण तत्व मस्तिष्क में जाने लगता है उस समय मस्तिष्क में भारीपन मालूम होता है। तो देखिए प्राण तत्व जब आपकी सुषुप्ना नाड़ी से अपान वायु जब प्राणवायु में मिलकर सुषुप्ना नाड़ी द्वारा सहस्त्रार कमल में प्रवेश करता है तो क्या क्या महसूस होता है। तो यहाँ पर बताया गया है। जब प्राण तत्व मस्तिष्क में जाने लगता है उस समय मस्तिष्क में भारीपन मालूम होता है। कुछ दिनों में मस्तिष्क का शोधन होकर सहनशीलता बढ़ जाती है, जिससे कष्ट नहीं मालूम पड़ता होता। 1 वर्ष के बाद जब प्राण तत्व अधिक वेग से गति करने लगता है तब मन की एकाग्रता होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। देखिए आनंद कब प्रकट होता है ये भी यहाँ पर बताया गया है इस प्राणायाम के भाग 2 में। प्राणायाम के अभ्यास के बाद शांति के लिए शवासन व नादानुसंधान करना चाहिए। आसन और विपरीत करनी मुद्रा करनी हो तो प्राणायाम को पहले सुबह करें। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है। और रात्रि को हानिकारक हो सकती है। कुछ देर विश्राम के पश्चात गुनगुने जल से स्नान करके, यानी कि प्राणायाम करने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी यहाँ पर बताया गया है। प्राणायाम करने के बाद थोड़ा शवासन करें या नादानुसंधान करें, फिर उसके बाद पश्चात गुनगुने जल से स्नान करके संध्या वंदन करें। अभ्यास के बाद आवश्यकता अनुसार गर्म किया हुआ दूध ठंडा करके पिए। उत्तम प्राणायाम का अभ्यास हो जाने पर खेचरी का अभ्यास किया जा सकता है। कोई आचार्य 40 प्राणायाम का अभ्यास हो जाने पर महाबंध और महावेद का अभ्यास कराते हैं, परंतु यह निर्बलों के लिए हानिकारक है। आसन और विपरीत करनी मुद्रा करनी हो तो प्राणायाम से पहले सुबह करें। देखिए आसन और विपरीत करनी मुद्रा करनी हो तो प्राणायाम से पहले सुबह करना है। शाम को रात्रि को विपरीत करनी हानिकारक मानी गई है। यानी कि विपरीत करनी जो है यह मुद्रा
रात में नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। वह सुबह ही करनी चाहिए और वो प्राणायाम से पहले करनी चाहिए, यहाँ पर यह भी बताया गया है। तो आगे कुछ इस तरह से है। आसन और विपरीत करनी मुद्रा करनी हो तो प्राणायाम से पहले सुबह करें। शाम को व रात्रि को विपरीत करनी हानिकारक मानी गई है। अभ्यास के आरंभ में भोजन, घी और दूध का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राणायाम से उत्पन्न गर्मी शरीर को कष्ट ना पहुंचा सके। तो देखिए, प्राणायाम से आपके शरीर में उष्णता बढ़ेगी, तो इसलिए दूध और घी का सेवन अनिवार्य है वहाँ प्राणायाम करते समय उस साधक को। प्राणायाम से नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अंतर्नाद सुनाई देने लगता है और वहाँ स्वस्थ बहुत अच्छा हो जाता है। निरंतर अभ्यास से जब नाड़ी चक्र शुद्ध हो जाते हैं तब धीरे धीरे श्वास सुषुप्ना नाड़ी में भी प्रवेश करने लगता है। कुंभक के समय गर्दन की और गुदा की मांसपेशियों के आकुंचन से प्राणवायु सुषुप्ना में प्रवेश करने लगता है। तो देखिए, यहाँ पर प्राणायाम करते समय आपको गर्दन और गुदा दोनों के मांसपेशियों को अखड़ना है, यानी कि ऊपर से जलंधर बंद और वहाँ पर नीचे से मूल बंद लगाना है। इसका मैंने वीडियो पहले ही डाला है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। करने लगता है और उसके इस नाड़ी में प्रवेश करते ही साधक संसार से मृत होकर समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अपान वायु को ऊपर खींचने और प्राणवायु को गले की सहायता से नीचे दबाने का अभ्यास करते करते योगी जरावस्था से मुक्त होकर बिल्कुल युवा हो जाता है। तो देखिए, प्राणवायु को ऊपर से नीचे लेने के लिए जलंधर बंद और अपान वायु को ऊपर लेने के लिए मूल बंद, दोनों महत्व के हैं। नाड़ियों के शुद्ध होते ही साधक के शरीर पर विशेष चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। शरीर का हल्का होना, चेहरे पर तेज का बढ़ना, शरीर चीर या उनको प्राप्त करना, सभी मांसपेशियों में अत्यंत बल यानी कि हाथी की जैसी ताकत आना, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, यहाँ सभी अवस्थाएं प्राप्त हो जाती है सहजता से उस साधक को जो यहाँ प्राणायाम करते समय मूल बंद और जलंधर बंद लगाकर अभ्यास करता है। तो यहाँ पर वो बताया गया है कि कितना महत्व का है और वो कैसे काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर प्राणायाम करते समय क्या क्या करना है, उसका क्या क्या महत्व है वो बताया गया है। शरीर दुबला होना, सुस्ती का नष्ट होना आदि नाड़ी शुद्ध के लिए लक्षण है। जो रोग किसी भी प्रकार के इलाज से अच्छे नहीं होते, वे प्राणायाम के अभ्यास से जड़ से अच्छे हो जाते हैं। प्राणायाम करने के लिए किसी न किसी आसन से बैठना पड़ता है, अतः प्राणायाम आरंभ करने के पहले पद्मासन या स्वस्तिकासन या सुखासन या आसनों का राजा सिद्धासन आदि किसी न किसी आसन का अभ्यास कर लेना चाहिए और उसे सिद्ध कर लेना चाहिए। और कोई भी एक आसन में सहजता से आप 2.5 घंटे तक बैठोगे तो वहाँ आसन सिद्ध हो जाएगा, ऐसा शास्त्र में, योग शास्त्र में कहा गया है। आसन सिद्ध कर लेने से प्राणायाम करने में सुविधा होती है और सहजता होती है और प्राणायाम सहज ही सुलभ ही सिद्ध हो जाता है अगर से आपका आसन सहजता से सिद्ध हो। तो अगर से आसन सिद्ध ना हो और आप प्राणायाम कर रहे हो तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उस साधक का प्राणायाम को सिद्ध करने के लिए। तो आगे बताया गया है, तो पहले आसन सिद्ध कर लेना चाहिए। आसन सिद्ध कर लेने से प्राणायाम करने में सुविधा होती है। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले आसन सिद्ध कर लेना अनिवार्य है, उसी तरह षटकर्म भी अनिवार्य है। संपूर्ण नाड़ी मंडल शुद्ध होने के उपरांत ही योगी में प्राणवायु रोकने की शक्ति आती है। जिसके शरीर में चर्बी और कफ अधिक हो उसे षट क्रिया अच्छी तरह करनी चाहिए, जिससे यह दोष ना हो वहाँ षटकर्म ना करे। यानी कि देखिए, षटकर्म किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। जिसमें ज़्यादा कफ हो, पित्त हो और जो ज़्यादा मोटा हो तो उसे षटकर्म करना चाहिए, और जो दुबला हो जिसमें कफ ना हो, ये सभी चीज़ें ना हो तो वहाँ ना करे, सिर्फ कायाकल्प शुद्धि करे। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर मुझे पूछे। पसंद आया तो एक लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को ये नॉलेज मिले, ये ज्ञान मिले उनको भी। बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।